ब्राह्मण एक जाति का एक वर्ण, क्षत्रिय एक जाति का एक वर्ण, और वैश्य मारवाड़ी एक जाति का एक वर्ण, और बाकी जितने बच गए सब शूद्र न है। अहिर से लेके, लोहार से लेके, कुहार से लेके, तेली से लेके, नोनिया से लेके, भौर से लेके, जो कुर्मी है, चनऊ है, सहितवार है, धोबी है, दुसाध है, धरिकार है, पासी है, गोंड है, कमकर है, ये सब जातियां तो शूद्र हैं। 7,000 सारी जातियां शूद्र हैं। क्षत्रिय कहाँ है? चला एक आंदोलन क्षत्रिय बनने का, लेकिन क्षत्रिय कैसे है बताइए? अभी तो कृष्ण की ही कथा, कृष्ण अगर अहिर थे तो कृष्ण की कथा कहने के लिए बाभन जो है मूत करके अपनी मेहरारू से और छिड़काव करा दिया अहिर लैंड में। इटावा, एटा, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, वो पूरा अहिर लैंड माना जैसे, और वहाँ पर जो है कथा कहने के लिए अगर ये कर रहा है, बाभन के मेहरारू का पेशाब से नहलाया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है। अखिलेश यादव अपनी मकान छोड़ते हैं तो उसको गोमूत्र से धोया जाता है। अखिलेश यादव अगर जा करके मंदिर में, कन्नौज में पर्चा दाखिला के समय में मंदिर में चले जाते हैं, उसको धोया जाता है। तो कहाँ से क्षत्रिय है भाई? जबरदस्ती कहने से थोड़े हो जाएंगे। तो ये सभी के सभी जो शूद्र लोग हैं, अब उसमें उन्होंने बांटा, यही तो बंटवारा उनकी बुद्धिमानी है। अछूत शूद्र और सछूत शूद्र। तो जो पिछड़ी जातियां वो सछूत शूद्र हैं, और जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां, वो अछूत शूद्र हैं। जो ओबीसी सीटें हैं, जो शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, वहाँ पर नॉट फॉर सूटेबल हो गया। हमारे लोग पीएचडी नहीं है, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वहाँ पर नॉट फॉर सूटेबल हो गया। हमारे लोगों को प्रोफेसर नहीं बनने दिया गया, हमारे लोगों को वाइस चांसलर नहीं बनने दिया। और वो चाहे जितने मूर्ख हो, वो चिपरी पाथना बीएचयू में सिखा रहे हैं। गोबर का, उपले का वो चिपरी पाथना सिखा रहे हैं, ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण प्रोफेसर गोबर का उपला पाथना सिखा रहा है बीएचयू के अंदर। दिल्ली के अंदर वो आरएसएस की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रिंसिपल, वो गोबर से जो है दीवारों को अपने खड़ा होकर लिप रही थी, आपने देखा था? तो गोबर से वो लिप रही है, तो गोबर से लिपने वाली प्रिंसिपल है, गोबर का चिपरी पाथने वाला प्रोफेसर है, और हमारा आदमी जो है वो नॉट फॉर सूटेबल करके चौराहे पर खड़ा है पीएचडी करके। तो यही तो वर्ण व्यवस्था है, हिंदुत्ववादी व्यवस्था है। शूद्र लोग तो सारी जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ दीजिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चंद्रभूषण सिंह यादव जी, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट पुस्तक के संपादक है, जो सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित होता है, और यादव शक्ति पत्रिका के प्रधान संपादक भी रहे। इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। सर, आपने जो स्पीच दिया है आज श्री कृष्ण चेतना मंच के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ है आज, आपने राम राज्य का जिक्र किया है कि राम राज्य कैसे बहुजनों के लिए अच्छा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें और हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, राम राज्य की जो अवधारणा है वो पूरी तौर पर मनुवाद से पोषित है। जो मनु का विचार था, जो मनु का संविधान था कि इस देश के अंदर 4 वर्णों का जो इंतजाम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो कायम रहे, और उसको बखूबी उसका निर्वहन और उसका अनुपालन जो राजा रामचंद्र थे अयोध्या के, जो एक कल्पना है कि वो अयोध्या के राजा थे, उन्होंने मनुस्मृति के उन 4 वर्ण व्यवस्था के कार्यों का पूरी तरह से अनुशीलन और अनुपालन किया है। और आप उदाहरण देख सकते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि 2-3 चीज़ें हैं। जैसे एक संबूक का वध, तो आप संबूक का वध केवल संबूक शिक्षा ले रहे थे और शिक्षा दे रहे थे, और इस नाते एक ब्राह्मण का बेटा मरा, और ब्राह्मण के बेटे के मरने के बाद सभी ब्राह्मण गए और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा मर गया इसलिए कि राम तुम्हारे राज्य में कोई अधर्मी काम हो रहा है, आप इस बात का पता लगाओ। फिर राम निकले अपनी सेना के साथ, उन्होंने देखा कि एक ऋषि संबूक जो है वो पठन पाठन का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का और पढ़ने का काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने ऋषि का नाम पूछा, और ऋषि का नाम पूछने के बाद जब वो जाने कि ये शूद्र हैं, तो उनका बिना कुछ उसके बाद आगे पीछे पूछे गर्दन काट दिया। तो ये राम राज्य है कि दूसरी जाति का व्यक्ति, ब्राह्मण छोड़ करके दूसरी जाति का व्यक्ति न पढ़ सकता है न पढ़ा सकता है। सर, आप लोग कहते हैं कि वो तो काल्पनिक है, बट आप इस कथा को ये दर्शा क्यों रहे, ऐसे क्यों कह रहे हैं? फिर देखिए, चूंकि कथा तो काल्पनिक है, और आप जो राम और रावण है वो पुष्यमित्र शुंग और बृहद्रथ मौर्य की पूरी कहानी है, नाम बदल करके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा जनमानस है वो उसको सत्य मानता है, और सत्य मान के उनको भगवान मान के पूज रहा है, उस कथा को सुन रहा है श्रद्धा के साथ। तो हम उस कथा में ही आपको बता रहे हैं कि अगर वह कथा मान लिया कि सत्य है, तो उस कथा में ही हमारे बारे में क्या इंतजाम है, हमारे समाज के बारे में, बहुजन जातियों के बारे में क्या लिखा गया है। तो वह एक तरह से आचार्य चतुर्सेन ने वयम रक्षामः जो किताब है, तो आचार्य चतुर्सेन ने वयम रक्षामः किताब में ये कहा है कि जो राम और रावण का युद्ध है वो आर्य और अनार्य युद्ध है, और उसमें आर्यों की विजय और अनार्यों की पराजय का वर्णन राम रावण युद्ध में किया गया है। तो वो एक कथा है,
उस खंड काल का, जिस खंड काल में हमारे शासक जमातों को, हमारे समाज के लोगों को आर्यों ने पराजित किया, परास्त किया, तो एक कहानी के रूप में, इतिहास के रूप में उन्होंने उसको दर्ज किया है। तो हम यही मान करके कि जिस काल खंड में आर्य यहाँ आए और अनार्यों को उन्होंने परास्त किया और अनार्यों के साथ जिस तरह की ज्यादतियाँ की, वही कहानी उसमें लिखी हुई है। तो हम उसको मान करके बहस हम कर रहे हैं, बाकी तो पूरी की पूरी काल्पनिक है। आपने इतिहास की बात कहा, लेकिन वर्तमान परिवेश में जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनको आप समझाना चाहते हैं, वो इस राम राज का अर्थ क्या समझे? वो तो पहले वाली कथा और पहले वाली घटना भी नहीं दोहरा जा सकती है, लेकिन वर्तमान समय में राम राज का क्या अर्थ है, ये बताइए। देखिए, जैसे दो चीज़ें हैं। एक कि हम सीधे सीधे दुनिया इतनी तरक्की की है कि हम सीधे आपका गर्दन नहीं काट सकते, हम सीधे आपको नहीं रोक सकते हैं कि आप पढ़ने मत जाइए जाति के नाते, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट आज की तारीख में जो सरकार कर रही है, शिक्षा को हम महंगा कर देंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। अभी आपके बगल में यूक्रेन, जहाँ पर युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में MBBS पढ़ने के लिए 1 साल का 20 लाख लगता है। आपके वहाँ MBBS करने के लिए 1 साल का 1 करोड़ रुपया लगता है। आप कैसे? अब आपके बगल का देश जो गरीब देश है वो 20 लाख में MBBS पढ़ा रहा है 1 साल में, और आपका देश जो है 1 करोड़ में MBBS पढ़ा रहा है। तो आप अपने बेटे और बेटी को, कौन किसान का बेटा, कौन शूद्र का बेटा, कौन बहुजन का बेटा 1 करोड़ रुपया देकर के अपने बेटे बेटी को पढ़ा पाएगा? तो शिक्षा को स्वायत्त बनाया जा रहा है, कह रहे हैं कि हम स्वायत्त बनाए ना शिक्षा को, और शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो आप शिक्षा से विमुख हो गए। सरकारी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, वो अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। आप पढ़ लिख करके फिर आप जो है दास और गुलाम बनेंगे। आपके पास सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो अडानी और अंबानी की नौकरी करेंगे 15,000 20,000 रुपए पर, और जब चाहेगा तब आपको निकाल देगा, जो चाहेगा सो कराएगा, जितने घंटे चाहेगा उतने घंटे आपसे काम लेगा। आपने कहा कि जब राम राज आएगा तो फिर से वही शासन होगा हिंदूवादी, तो हिंदूवादी शासन से क्या समस्या होगा? सब तो हिंदू ही हैं, फिर SC ST OBC जितने जाति हैं सब हिंदू में आते हैं, समस्या कहाँ हो रहा है? तो समस्या यही न हो रहा है कि हिंदूवादी होगा तो फिर पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम ब्राह्मण करेगा, राज करने का काम क्षत्रिय करेगा। क्या कहा वंश आप थाट लालू जी लेके घूमे थे, विचार अवनीत जो गोलवरकर का, तो गोलवरकर ने क्या कहा था? गोलवरकर ने कहा था कि इस देश के अंदर जो सत्ता होनी चाहिए वह सत्ता कुछ चंद लोगों के हाथ में, इस देश के अंदर जो पूंजी होनी चाहिए वह पूंजी कुछ चंद लोगों के हाथ में होनी चाहिए, शेष सारी जनता शासित होनी चाहिए। जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है लोकतंत्र के अंदर, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं, सत्ता का केंद्रीकरण होना चाहिए, ये हिंदुत्व है। पूंजी का केंद्रीकरण होना चाहिए, ये हिंदुत्व है। तो सारी चीजों का जब अब सारे देश की पूंजी अडानी और अंबानी के पास चली जाएगी तो आप क्या होंगे? आप यहीं पर कोई कारखाना है और वो अडानी के हाथ में है, तो फिर आप तो वहां दास और नौकर होंगे। तो वो वैश्य है और वैश्य के पास जो है व्यापार चला गया, और जो सत्ता है जो क्षत्रिय के जिम्मे होना चाहिए वो RSS के लोग जो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं उनके हाथ में सत्ता चली गई। शिक्षा आप देख रहे हैं, सारे वाइस चांसलर कौन लोग बनाए जा रहे हैं? प्रोफेसर कौन लोग बनाए जा रहे हैं? प्रोफेसर जो OBC सीटें हैं, जो शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, वहां पर नॉट फॉर सीटेबल हो गया। हमारे लोग PhD नहीं हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहां पर नॉट फॉर सूटेबल हो गया। हमारे लोगों को प्रोफेसर नहीं बनने दिया गया, हमारे लोगों को वाइस चांसलर नहीं बनने दिया, और वो चाहे जितने मूर्ख हों वो चिपरी पाथना BHU में सिखा रहे हैं, गोबर का उपले का वो चिपरी पाथना सिखा रहे हैं। वो प्रोफेसर है वहां पर BHU के अंदर, ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण प्रोफेसर गोबर का उपला पाथना सिखा रहा है BHU के अंदर। दिल्ली के अंदर वो RSS की है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रिंसिपल, वो गोबर से जो है दीवारों को अपने खड़ा होकर लिप रही थी, आपने देखा था? तो गोबर से वो लिप रही है, तो गोबर से लिपने वाली प्रिंसिपल है, गोबर का चिपरी पाथने वाला प्रोफेसर है, और हमारा आदमी जो है वो नॉट फॉर सूटेबल करके चौराहे पर खड़ा है PhD करके। तो यही तो वर्ण व्यवस्था है, हिंदुत्ववादी व्यवस्था है। का बता दिए। चौथा जो शूद्र, चौथा सब दास रहेगा, गुलाम रहेगा, नौकर रहेगा। कौन है ये शूद्र लोग? शूद्र लोग तो सारी जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ दीजिए तो। ब्राह्मण एक जाति का एक वर्ण, क्षत्रिय एक जाति का एक वर्ण,
और वैश्य मारवाड़ी एक जाति का एक बॉन्ड, और बाकी जितने बच गए सब शूद्र न हैं। बताइए कुछ एग्जांपल दीजिए सर। अरे सब तो हमको है, यहाँ अहिर से लेके लोहार से लेके कुम्हार से लेके तेली से लेके नुनिया से लेके भौर से लेके जो कुर्मी है, चनऊ है, सैतवार है, धोबी है, दुसाध है, धरिकार है, पासी है, गोंड है, कमकर है, ये सब जातियां तो शूद्र हैं। 7,000 सारी जातियां शूद्र हैं। क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कहाँ है? क्षत्रिय कहाँ है? कौन कहता है क्षत्रिय है अहिर? कहते ही हैं लोग। अरे कहने को तो सब एक चला एक आंदोलन क्षत्रिय बनने का, लेकिन क्षत्रिय कैसे हैं बताइए? अभी तो कृष्ण की ही कथा, कृष्ण अगर अहिर थे तो कृष्ण की कथा कहने के लिए बाभन जो है मूत करके अपनी मेहरारू से और छिड़काव करा दिया अहिर लैंड में। इटावा, एटा, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, वो पूरा अहिर लैंड माना। जैसे यहाँ पर मधेपुरा और ये मान लीजिए मिथिला क्षेत्र है, ये मान लीजिए क्या कहा जाता है, सहरसा का गोप और रोम का पो बराबरे है। तो ये क्या कहेंगे आप? तो जहां पर जो अहिर लैंड है, उत्तर प्रदेश का वो अहिर लैंड है, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाँ, और वहां पर जो है कथा कहने के लिए अगर ये कर रहा है, बाभन के मेहरारू का पेशाब से नहलाया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है। अखिलेश यादव अपनी मकान छोड़ते हैं तो उसको गोमूत्र से धोया जाता है। अखिलेश यादव अगर जा करके मंदिर में, कन्नौज में पर्चा दाखिला के समय में मंदिर में चले जाते हैं तो उसको धोया जाता है। तो कहाँ से क्षत्रिय है भाई? जबरदस्ती कहने से थोड़े हो जाएंगे। तो ये सभी के सभी जो शूद्र लोग हैं, अब उसमें उन्होंने बांटा, यही तो बंटवारा उनकी बुद्धिमानी है, अछूत शूद्र और सछूत शूद्र। तो जो पिछड़ी जातियां वो सछूत शूद्र हैं, और जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां, वो अछूत शूद्र हैं। तो इस चीज को समझना होगा। नहीं समझेंगे तो भी फिर हजारों वर्ष तक इसी तरीके से क्षत्रिय बनते रहिए, उसका कोई इलाज है? इसके अनुसार राम राज, मनुस्मृति का राज और हिंदूवाद नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारे हिसाब से लोक राज होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए। जो संविधान इस देश के अंदर समता की बात करता है, समानता की बात करता है, सबको प्रतिनिधित्व देने की बात करता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।